सब लोगों का मैं कोकोनट थिएटर के चाय बाय और रंगमंच सीजन 2 के अंदर लोक कला के संग कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। बहुत संयोग है कि इस पहले क्रम की शुरुआत मुझे करने का कोकोनट थिएटर ने सौभाग्य दिया है। मेरा सब्जेक्ट है मध्य प्रदेश का लोक नाट्य माच को पर शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम आखिरी 15 मिनट जरूर रखें सवाल जवाब के लिए। पहले मैं अपने क्रम में थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश करता हूं कि ये लोक नाट्य किस तरह से है और मध्य प्रदेश के किन रीजन में किया जाता है और किस तरह से होता है। तो इस पूरी परंपरा के अंदर जाने से पहले, जैसे कि नाट्य शास्त्र की अपनी एक अवधारणा है, वहाँ पे नाटक के 2 रूप बताए गए हैं। एक है नाट्य धर्मी। नाट्य धर्मी का मतलब है कि जिसका एक ग्रामर है प्रॉपर तरीके से, और उस ग्रामर को फॉलो करना पड़ता है। हर बार जब हम उसको परफॉर्मेंस को देखते हैं तो सब कुछ नपा तुला होता है और एक तरह से मतलब कि उसका एक क्लासिकल स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर में रहते हुए हमें अपना एक तरह से प्रदर्शन करना होता है। तो प्रदर्शन के लिए जो 2 शैलियाँ नाट्य शास्त्र में हैं भरत मुनि के, उसमें से पहला है नाट्य धर्मी, जो एक तरह से एलिट क्लास के लिए था। वो बहुत कुछ लोगों को समझ में नहीं आता था जब तक कि मुद्राएं, हस्तक और चारी और ये जब चीज़ें नहीं सी मतलब कि जब तक समझ में नहीं आती थी तब तक वो भी समझ में नहीं आता था। तरह तरह की मुद्राओं से ही कैरेक्टराइजेशन होता था। हाथी बताना है तो एक तरह से बताया जाता था, हिरण बताना है तो दूसरी तरह से बताया जाता था। तो वो जब तक हमें समझ में ना हो तब तक वो बात नहीं बनती थी। दूसरी एक और परंपरा नाट्य शास्त्र बताता है, उसका नाम है लोकधर्मी परंपरा। लोकधर्मी परंपरा ही सबसे पहली परंपरा रही है समाज के अंदर। अगर हम देखें तो लोकधर्मी परंपरा, और अगर ये हम 2-3 हज़ार साल पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन 5-10 हज़ार साल या 15 हज़ार साल, 20 हज़ार साल, या जब से मनुष्य एक कम्युनिटी में रहने के लिए मजबूर हुआ, चाहे वो प्रिमिटिव एज हो, तो उस दौरान भी उसने तरह तरह के इनेक्टमेंट की साइंस पर काम करना शुरू किया था। और वो लोक थी, वो जन सामान्य के अंदर सब कुछ समझ में आने वाली क्रियाएं थी, और उसी की वजह से मतलब कि वो परफॉर्मेंस एक तरह से जन सामान्य के बीच ही घटते थे। उसके लिए बहुत ऑडिटोरियम की भी जरूरत नहीं होती थी और तरह तरह के मंच विधान की भी जरूरत नहीं होती थी। एक्टर होता था, परफॉर्मर, और उसके साथ में कुछ म्यूजिशियन होते थे। कुछ छोटी मोटी कॉस्ट्यूम हुई ना हुई, लेकिन परफॉर्मेंस होते थे। नाट्य शास्त्र के उसके बाद में अगर हम देखें, लगभग 3000 साल तक हमारे साथ बहुत ही एक विस्तार से हमारा एक टाइम गुजरा। 3000 से लगा के अभी हमारी BC के 12 BC तक आते तक नाट्य शास्त्र धीरे धीरे उसके अंदर नाटक कम लिखे जाने लगे। और तब उसके बाद में जो आया वो है लीला नाटक। लीला नाटक से मतलब है मेरा यहाँ पर राम और कृष्ण की लीलाओं के ऊपर नाटक की एक परंपरा शुरू हुई, जो पूरे उत्तर भारत के हर क्षेत्र के अंदर की जाती रही है। नाट्य अगर हम देखें कि रामनगर की रामलीला है बनारस में, तो अयोध्या की अपनी रामलीला है। तो पहाड़ के अंदर हम देखते हैं उत्तरांचल में तो कुमाऊनी एक तरह से रामलीला दूसरी है। और इस तरह से मतलब रामायटम, या उधर जब साउथ में चले जाते हैं वहाँ भी है। और तो और हम अपने देश की सीमाओं को अगर थोड़ा लांघ ले तो हम देखेंगे कि उत्तर पूर्व के जो बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसके अंदर लीला थिएटर का बहुत जबरदस्त विस्तार हुआ। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हमने नाट्य शास्त्र के साथ साथ एक और चीज हो रही थी, वो थी एक तरह से बुद्धिस्ट नाटक भी एक तरह से किए जा रहे थे। बुद्ध जातकों पे निर्भर होते थे और मॉनेस्ट्री थिएटर कहलाता था।
अभी भी हमारे यहाँ पे धर्मशाला में, लद्दाख में और तमाम मतलब कि हमारे उत्तर पूर्व के और जो राज्य हैं सिक्किम सहित, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ बहुत सारी जो मोनेस्ट्री है, कुछ खास खास वक्त पर उस तरीके के बुद्ध जातक की कथाएं की जाती है, लेकिन वो जन सामान्य के लिए की जाती है। 12वीं शताब्दी के बाद में जब हमारे यहाँ पर एक तरह से कहना सूफियों का आना जाना बहुत ज़्यादा शुरू हुआ, और सूफियों के आने से बहुत अच्छा एक चेंज हमें देखने को मिलता है कि सूफी परंपरा और हमारी भारतीय जो परंपराओं थी उसके बीच में पहले तो थोड़ा सा एक वो रहा, कंपटीशन रहा, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर मर्ज होने लगा। और मर्ज होते होते जो फॉर्म सबसे पहले अस्तित्व में आया था वो बैठकी परफॉर्मेंस से, और उसको कहते हैं तुर्रा कल्गी, जो 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास तक पहुँचते पहुँचते हम देखते हैं कि बैठकी परंपराएं हमारे यहाँ थी। 2 दल बैठ जाते थे, एक ब्रह्मवादी होते थे, ईश्वर अल्लाह सबको उनको मानने वाले होते थे, एक शक्ति कल्ट के लोग होते थे, और उनके बीच में कंपटीशन होता था। और कई एक तरह से उसी का जो एक डेवलप फॉर्म है तो राम दंगल है, या अगर देखें हमारे कव्वालियाँ हैं, और इस तरह की और भी परंपराएं हम जगह जगह देखते हैं। सूफियों की उसी परंपरा में हम देखते हैं 4 वेद भी है जो ढप पे गाया जाता है। ये ढप पे ही तुर्रा कलगी भी गाया जाता था। तो तुर्रा कलगी का मुख्य केंद्र जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक जगह है चंदेरी। वहाँ का सबसे पहले एक किस्सा हमें लगा पढ़ने को मिलता है। महेंद्र भानावत और देवीलाल सांबर और तमाम जो बड़े स्कॉलर हैं जिन्होंने इस पर मतलब कि बहुत काम किया है परंपराओं के बारे में, हमारी लोक परंपरा, तो वो सब लोग कहते हैं कि वो एक चंदेरी में एक प्रतियोगिता हुई शाह अली फकीर और तुखनगीर के बीच में, और वो प्रतियोगिता इतनी लंबी चली, 3 दिन तक कांस्टेंट चलती रही। उसमें उसी वक्त उसकी जो क्वालिटी होती थी वहीं पर कवि लोग लिखते थे और जवाब लिखते थे। एक ने गाया तो दूसरे ने उसका जवाब लिखा और वहीं पे मतलब उसकी धुन भरी, और उसी वक्त मतलब कि वो उसके जवाब में गाया जाता था। एक का ख़त्म हुआ दूसरा गाना शुरू करता था, और इसी तरह से वो कई दिनों तक मतलब कि हमने परफॉर्मेंस ये जो शाह अली और तुखनगीर की कंपटीशन के बारे में हमें पता चलता है। फिर हम देखते हैं कि उन जब 3 दिन तक वो प्रतियोगिता खत्म नहीं हुई तो जो वहाँ का बादशाह या राजा या जो भी रहा होगा उसने एक को कलगी, जो आपने देखा होगा कलगी का मतलब मोर के सिर के ऊपर जो इस तरह से लहराती है, या दुल्हा जो होता है उसको भी लगाई जाती है, या कुछ पक्षी भी ऐसे हैं जिनको कलगी लगी हुई होती है। तो वो राजा के जो वो था मुकुट था उसके अंदर से वो कलगी निकाल के एक दल को दी और दूसरे को तुर्रा दिया, और इस तरह से वो तुर्रा और कलगी के 2 अखाड़ों के रूप में वो परंपरा चली। वो पूरी की पूरी राजस्थान, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे उत्तर भारत में हम जगह जगह देखते हैं। हम इसी परंपरा को जब आके ब्रज क्षेत्र में देखते हैं जहाँ पर रास के साथ साथ भगत परंपरा, स्वांग, सांगीत और ये चीज़ें जो मतलब कि आई एक के बाद एक आई। वो पहले जो थी वो स्वांग से शुरू हुआ था, उसके अंदर ये बैठ के गाते थे पहले, लेकिन कुछ लोगों ने बैठे बैठे ही कुछ स्वांग भी रचना शुरू किया तो वो स्वांग कहलाया, संगीत कहलाया। और उस तरह से जब खड़े हो गए और उसमें एक्शन भी आ गई तो मतलब कि वो एक और परंपरा के रूप के अंदर हम देखते हैं और गाई बजानी जाने लगी। तो नौटंकी के फॉर्म के बारे में हम यही कहेंगे कि ये नौटंकी के जो फॉर्म आए तो बाद में है, इसका बेसिक जो फॉर्म है वो संगीत है, स्वांग है, जिसको पुराने वक्त में स्वांग ही कहते थे। खास तौर पे हाथरसी शैली तक तो मतलब इसको स्वांग ही कहने लगे, लेकिन जब कानपुरी स्टाइल में गई वही चीज़, तो उसके अंदर कानपुर में चूंकि थिएटर का एक अलग तरीके का ट्रेडिशन भी रहा है, तो उन्होंने कुछ वो परफॉर्मेंस के अंदर लाया और फिर दोनों ही दलों के अंदर इस तरीके के परफॉर्मेंस होने लगे। लेकिन ये सब एपिक थे, हमारे ओपेरा थे, ये इंडियन ओपेरा थे जिनके अंदर गा के पूरे रात भर मतलब के परफॉर्मेंस होते थे।
इन परफॉर्मेंस के कथाएं थी जो निश्चित थी, जिसमें हम अमर सिंह राठौड़ की कहानी जानते हैं, हमारे हरिश्चंद्र की कहानी जानते हैं, और इस तरीके की बहुत सारी अरेबियन नाइट्स आई थी, लैला मजनू भी थी उसके अंदर, शीरी फरहाद भी था। और इस तरह से नत्थालाल जी ने तो पूरी करीब 200-250 नौटंकियां छापी है हाथरस से, और आज भी वो अवेलेबल है अगर हाथरस के अंदर नाथाराम प्रेस के अंदर जाएंगे तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से ये एक परंपरा ब्रज के क्षेत्र के अंदर हुई। होली के आसपास यही परंपरा हम राजस्थान में देखते हैं, तरह तरह के ख्याल के रूप में है। वहां पर उसका नाम कहीं कुचामणी ख्याल है, कहीं जयपुरी है, कहीं बीकानेरी है, कहीं कुछ है, और अलग अलग तरह से मतलब कि वहां भी उसका फैलाव हम देखते हैं। लिए 15वीं-16वीं शताब्दी से इस तरीके की परंपराएं शुरू हुई। अब हम आते हैं मालवा की तरफ। मालवा में मार्च की शुरुआत सबसे पहले जिन्होंने की उनका नाम था गुरु गोपाल जी। गुरु गोपाल जी कहते तुर्रा कलगी के उस्ताद हुआ करते थे, और उन्होंने इस परंपरा को, एक जो मार्च की परंपरा है, एक मंचस्थ किया, मंच बनाया उसके लिए। तो करीब 3 फीट ऊंचा और 16 फीट का एक मंच होता था जिसके ऊपर ये परफॉर्मेंस होता था। एक तरफ सारे म्यूजिशियन बैठते थे, उसके साथ में टेक झेलने वाले, वो मैं आगे मतलब कि थोड़ा विस्तार से बताऊंगा उसके बारे में, और बीच में परफॉर्मर जो होते थे वो होते थे, और उस मंच के ऊपर नाटक होने की वजह से उसका नाम माच पड़ा। तो गोपाल गुरु जो थे वो उज्जैन शहर के भागसीपुरा करके एक जगह है जहां रहते थे, जहां एक बड़े से दरवाजे के पास में एक भैरव जी का मंदिर है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सब भैरव स्तुति के, जहां भी माच होता है वहां भैरव की मंदिर है, और भैरव के नाम पे ही अखाड़े परफॉर्म करते हैं। अखाड़े से मतलब पहलवानी से नहीं है, ये जो परफॉर्म करने वाले जो लोग होते थे ये अपने आप को अखाड़ा कहते थे। तो गुरु गोपाल जी का जो अखाड़ा था वो मतलब के बागसीपुरा अखाड़ा, जो आनंद भैरव करके एक जगह थी, उनके सामने होता था। बड़ा सा दरवाजा है, हाथी निकल जाए इतना बड़ा, और उसके आसपास मैदान होता था तब। अब तो बहुत सारे मकान है, वो अब कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो जगह ऐसी कभी रही होगी। उसके आसपास बहुत सारे म्यूजिक को जानने वाले लोग रहते थे, अभी भी बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं। जैसे शास्त्री जी का परिवार है, या व्यास जी का परिवार है, या इस तरीके के और भी कई लोगों का परिवार है जो बहुत जबरदस्त गवैये थे, और उनको मतलब के, तो ये जब इस मंच पे मार्च की शुरुआत हुई तो सबसे पहले होली का, जो एक तरह से कहते हैं जिसको होली जहाँ जलती है तो उसके अंदर 1 महीने पहले वो एक थंब लाके गाड़ा जाता है, उसको होली का डांडा कहते हैं हमारे यहाँ पे, हमारी परंपरा में, या माणक थंब कहते हैं। वो पहले 1 महीने पहले लाके गाड़ दिया जाता था, और तय हो जाता था उस दिन बैठ के कि अब हम कितने दिन तक होली से 4 दिन या 5 दिन तक का मतलब कि 5 खेल करेंगे, और उन 5 खेलों के लिए सब मोहल्ला और बिरादरी और तमाम किस्म के जो लोग होते थे वो चंदा देते थे, और उससे मतलब कि वो उसके सारे खर्चे पूरे होते थे। कभी भी इसको कोई राज्य आश्रय या इसको किसी ने कोई स्पॉन्सर किया हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये परंपराओं से एक तरह से कहना चाहिए सामूहिक परंपरा है, सामलाती परंपरा है। एक साथ में लोग मिलके चीज़ों को तय करते थे, और उस तय करने के बाद में उसको अंजाम देते थे। तो ये एक तरह से मार्च की शुरुआत के वो वक्त था जहां ये खेल भागसीपुरा में आनंद भैरू के सामने गोपाल जी गुरु के अंडर में, एक तरह से वो गुरु थे और उनके बहुत सारे शागिर्दों के साथ में बहुत सारे शागिर्द रहे होंगे, क्योंकि मार्च में हमेशा से बहुत शागिर्द रहे। तो ये अखाड़ा पहले वहां शुरू हुआ, अब से लगभग 200-225 साल पहले तुर्रा कलगी से पलटते हुए ये माच का स्वरूप आया। इसमें खड़े होके गाते थे,
ये ओपेरा था। इसमें रात में 10 बजे शुरू होता था, लेकिन 2 घंटे तक तरह तरह की दूसरी एक्टिविटीज होती थी, जो अभी मैं विस्तार से बाद में बताता हूँ आपको। रात में 12 बजे के बाद में राजा की आमद होती थी। राजा, रानी, फर्रासन, भिष्टी। तो सबसे पहले भिष्टी आके पानी डालता था और वो तमाम चीजें मैं भी और विस्तार से आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो इस तरह से मतलब कि सुबह 6 बजे, 7 बजे, और कभी कभी तो मैंने अपने बचपन में देखा है 8-8, 9-9 बजे तक भरतरी का खेल जब होता है, 8-8, 9-9 बजे तक मतलब कि वो खेल खत्म नहीं होते थे। लोग, जनता डटी रहती थी, क्योंकि तब और कोई मीडियम नहीं थे, माध्यम नहीं थे। हम ये कहेंगे कि मार्च करीब करीब पूरे मालवा क्षेत्र के अंदर, भोपाल, ग्वालियर के हिस्सों तक, इंदौर पूरा का पूरा था, बदनावर, बंडेगर, तराना, जावरा, और इस पूरे क्षेत्र के मालवा क्षेत्र में करीब 2 करोड़ लोगों का एक तरह से मनोरंजन का माध्यम था। और ये होली के वक्त में तो निश्चित रूप से किया ही जाता था। जैसे ही मतलब होली जली और उसके साथ साथ मतलब कि मार्च के खेल शुरू होते थे। आज भी होते हैं ये। मार्च की शुरुआत जो होती है होली के आसपास ही होती है, और लंबे अरसे तक मतलब कि फिर वो जब तक बुआई का काम नहीं होता, पानी बरसता नहीं है, तब तक मतलब कि खेल चलते रहते हैं। जैसे ही खेत का, क्योंकि ये सब कोई व्यवसायिक लोग नहीं थे, इनका व्यवसाय कुछ और था, शौकिया तौर पे करते थे, और इस वजह से मतलब ये, लेकिन जितने भी दिन करते थे बहुत दीन और ईमान उनका उसी काम के अंदर होता था। वो सीखते थे गुरु के पास में। कई कई दिन रिहर्सलें होती हुई मैंने देखी अपने बचपन के दिनों के अंदर, कि गुरु के अंडर में रिहर्सल होती थी। धुनें इधर से उधर न हो, ताल से बेताल न हो, इस तरीके के तमाम तरह तरह के जो भाव है, जो रस हैं, सारे के सारे रस उसमें परफॉर्म किए जाते थे। वो टेक्स्ट भी मतलब कि खास तरह से चुनी जाती थी, जो मतलब कि मैं भी थोड़ा सा और बताता हूँ इसके बारे में। तो ये एक परंपरा उज्जैन में गोपाल गुरु ने शुरू की, जो एक भैरवनाथ के मंदिर के सामने एक मंच बनाकर भागसीपुरा नामक स्थान में किया जाता था। वहीं पे से एक और भाई साहब जो थे, जिनका कहते हैं कि कोई न कोई किसी वजह से मतलब उन्होंने बुरा माना था, और वो मान के गए, और जयसिंहपुरा के अंदर गुरु बाल मुकुंद जी ने अपना एक अखाड़ा बनाया। और उस अखाड़े के अंदर हमें ये कहना चाहिए कि माली समुदाय के लोग थे। बहुत बढ़िया अखाड़ा था। मैंने उन अखाड़े के अंदर भी देखा 200-200, 250-250 लोग सिर्फ टेक झेलते थे। मतलब कि गाना जब एक्टर गाता है और डांस करता है और तो वो थक जाता है, तो इधर कोरस का काम होता है कि उसको उसकी थकान दूर हो, इसलिए वो सारे गाने को दोहराते हैं। 250-250 लोग इतनी स्पष्टता से, उनको मुंह जवानी याद होती थी पूरी की पूरी टेक्स्ट। और इस तरह से रात रात परफॉर्मेंस होते हुए मैंने बाल मुकुंद जी के भी देखे। फिर एक और अखाड़ा जो था वो भाट गली, या जिसे कहे बहादुरगंज के आसपास, राधा कृष्ण जी का एक अखाड़ा बना। राधा कृष्ण जी का जो अखाड़ा था वो भी जो होता था, वहीं पे बाहर की तरफ एक मंदिर है भैरवनाथ का, उसी के वहाँ पर ओटले को थोड़ा सा ऊंचा बना दिया जाता था, मंच बना दिया जाता था। उस वक्त में शादी के मंच बनाने वाले जो होते थे पहले पुराने वक्त में, वो ही हमारा मंच भी बना देते थे नाटक का, और बहुत ही शानदार तरीके से मतलब ये वहाँ पर परफॉर्मेंस होते थे। फिर जब ये जहाँ से मूल अखाड़ा शुरू हुआ था, ये अखाड़ा गोपाल गुरु का खत्म हो गया। और जब गोपाल गुरु का खत्म हो गया तो एक अखाड़ा और वही पास में, दौलतगंज अखाड़ा जो है, उस्ताद कालूराम, गुरु उस्ताद कालूराम जी बहुत बहुत बड़े गायक थे और तुर्रा कलगी के मास्टर थे, और उनका बहुत नाम था। सुर ताल के मामले में उनका जवाब नहीं था, और उन्होंने एक नया अखाड़ा शुरू किया जो था दौलतगंज के अंदर। दौलतगंज में मदछक भैरव करके एक जगह है, पीपल का पेड़ है, और पश्चिम की तरफ मूर्ति जो है उसका मुंह पश्चिम की तरफ है। वहाँ मंडियों में जैसे ही अनाज आने लगता है,
पहले बहुत बड़ी वहाँ अनाज मंडी होती थी, सब मतलब कहना चाहिए। अभी तो उज्जैन शहर में एक और बड़ी चिमनगंज मंडी है, लेकिन पहले सबसे बड़ी मंडी दौलतगंज में होती थी। दौलतगंज की मंडियों में आसपास दूर दूर तक रात में गाड़ियाँ आ जाती थी, बैलगाड़ियाँ। तो रात भर अपने अन्न धन का कैसे मतलब कि वो सुरक्षा भी करें और रात में मतलब कि इंटरटेनमेंट भी हो, रात भर जगह भी हो। तो वहाँ पे मार्च किए जाते थे। उस मार्च के अंदर भी बहुत जबरदस्त वो टूटी हुई जो मतलब कि गोपाल जी की ग्रुप था, उसके बहुत ही विलक्षण गायक आपके साथ में थे। गुरुजी खुद जो कालूराम जी थे वो बहुत अच्छे गुणी आदमी थे। उन्होंने इस अखाड़े को एक अलग ऊंचाई दी। इस बाकी मार्च में आज भी स्त्रियां नहीं आती है, लेकिन उनके अखाड़े में बिल्कुल शुरू से स्त्रियों के लिए भी उतनी ही जगह थी। वहाँ सबसे पहले जिनका नाम पता चलता है वो थी लहरगिरी बाबा जी। दो महिलाएं जो थी वो नागा संप्रदाय से जुड़ी हुई थी, और वो रात भर बहुत शानदार गाना होता था। उनकी पिच भी हाई थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये फिर 3 अखाड़े हो गए। गुरुजी का जो गोपाल गुरु का अखाड़ा था वो खत्म हो गया, और कालूराम जी का, बाल मुकुंद जी का और राधा कृष्ण जी के, ये 3 अखाड़े। इन 3 अखाड़ों के अभी मैं समझता हूँ कि 50 से भी ज़्यादा अखाड़े अलग अलग जगह पर है, लेकिन मूल यही अखाड़े हैं जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं अलग अलग जगह। जैसे हमारे आनंद बाबू साकला जी का एक अखाड़ा हुआ करता है अब्दालपुरा उर्दूपुरा वाले इलाके के अंदर, या एक बिलोटीपुरा में मतलब एक अखाड़ा होता था। राधा कृष्ण जी के शिष्य थे वो। और फिर उज्जैन से बाहर देखते थे तो जावरा में हिंदू विश्राम करके मतलब के 2 भाई हुआ करते थे, उनका अखाड़ा था। और इस तरह से बहुत सारे अखाड़े छोटे छोटे से गाँव के अंदर भी बने, और उनका बहुत आनंद आया। उन कहानियों से उन लोगों ने उनको जोड़ना शुरू किया, लोगों का एंटरटेनमेंट करना शुरू किया। लेकिन उसमें साथ में ये कहूँगा कि उसके अंदर एक एजुकेशन भी पीछे कहीं ना कहीं छुपी रहती थी। तो कहने का मतलब ये है कि इस सब के साथ साथ ये जो होता है, ये मैंने जैसे पहले भी बताया कि सामलाती है, सामूहिक है। इसके अंदर कॉस्ट्यूम चाहिए तो जो मतलब परिवार की, या जैसे मैंने दौलतगंज या दूसरी जगह पे देखा कि उस इलाके में रहने वाले जो बड़े सेठ थे, उनकी स्त्रियां अपने कपड़े दे देती थी। तो असली कपड़े, असली जेवर, हीरे जवाहरात के जेवर दे दिए जाते थे, और इस परफॉर्मेंस को किया जाता था। इसका जो मेकअप होता था वो भी बहुत टिपिकल ट्रेडिशनल होता था। तब तो मेकअप का कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं था, तो मुर्दा सिंगी या मतलब के हल्दी या कुमकुम और इस तरह के खड़िया, गेरू और इस तरह की चीज़ों का पहले शुरुआत में इस्तेमाल होता था, और उसी से मेकअप किया जाता था। उस मेकअप से के बाद में फिर परफॉर्मेंस होते थे। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त में लाइट नहीं थी, तो बहुत गहरे मेकअप किए जाते थे। अभी भी मतलब कि हम लोक नाटकों को देखते तो सोचते कि इतना हैवी मेकअप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशन से वो सिर्फ मशालों में होते थे। गैस लाइट आई तो गैस लाइटों में होते थे, तो उनके चेहरे नजर नहीं आते थे, इसलिए उनको थोड़ा गहरा मेकअप बनाने थे। तो वो जो बुरा कैरेक्टर है तो बुरा दिखता था, और अच्छा कैरेक्टर है, राजा है या रानी है, तो वो मतलब कि उस तरह से चमकती हुई साड़ी और ड्रेस और तमाम चीज़ों के साथ में वो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मतलब कि उनकी एक तरह से कहना चाहिए चेहरा मोहरा लोग बड़ी दूर दूर तक। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्टेज जो बनाए जाते थे हमेशा, ये चूंकि होली के आसपास होता है, और होली पे ये जो परंपरा होती है, तो होली के आसपास पछुआ हवा चलती है। मतलब पूरब की तरफ से पश्चिम की तरफ हवा जाती है। मंच ऐसे ही बनाया जाता था, बाकायदा साइंस था ये। और इस साइंस को मतलब कि आज भी मतलब कि बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, लेकिन एक साइंस था कि पूरब की तरफ से हवा आ रही है, तो जब गायक गाएगा तो दूर तक पश्चिम दिशा में बैठे हुए दर्शकों तक वो बात को पहुंचा पाएगा। तो ये होता था हजारों हजार लोग बैठ के उसको उस दिशा की वजह से सुन पाते थे, एक्सपीरियंस कर पाते थे।
फिर वो जो गायक ने, अगर बेचारे ने मतलब जो भी कैरेक्टर बना हुआ, चरित्र बना हुआ है, उसने गाया, तो उसी वक्त में ये कोरस इसलिए दोहराता था कि कभी कोई लफ्जा या कोई शब्द लोगों से छूट गया हो, तो वो कोरस दोहरा के उसको मतलब कि ठीक करता था, सबको मतलब याद हो जाए, हाँ यहाँ पर ये बात कही गई। और अगर नहीं होता था तो उसका जो एक और कैरेक्टर होता था जो हमेशा मतलब के विदूषक की तरह है, जिसको बेढप भी कहते हैं, कुछ जगह कुछ कहते हैं, 30 मारखा कहते हैं, कहीं शेर मारखा कहते हैं, उसके बहुत सारे नाम हैं। वो बाद में मतलब कि पूछता था, अच्छा तो आपने अभी ये कहा कि मेरा नाम ये है और मैं इसी से राज्य से आया हूँ वगैरह वगैरह वगैरह, मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माता का नाम ये है, आपने ये सब बताया। तो 3 बार एक चीज़ को दोहराया इसलिए जाता था कि तब माइक नहीं थे और लोगों तक मतलब कि वो बात को पहुंचाना था। तो ये टेक्निक के तौर पे उस वक्त में उन लोगों ने इस राह को पकड़ा था। अभी मैं कहूँगा कि एक तो ये हिस्सा बहुत बड़ा हिस्सा मतलब कि इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन होता था। अगले 15 मिनट में मैं किस तरह से मार्च होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। उसके अंदर उसका शिल्प कैसा है, उसका क्राफ्ट किस तरीके का है। रात को 10 बजे के पहले ही ढोलक, हारमोनियम, अब तो हारमोनियम का इस्तेमाल होता है, पहले हारमोनियम का इस्तेमाल नहीं होता था। पहले सारंगी होती थी, और सारंगी अगर थी तो उसके अलावा शहनाई होती थी, नहीं तो एक ढोड़ा करके इंस्ट्रूमेंट होता था जो पे 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 ऐसे करके बजता था, और उसका इस्तेमाल होता था। बाकी और कोई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं होता था। तो सारंगी हो गई। एक 16 इंची का ढोल होता था, ढोलक जिसको कहेंगे ना, वो ढोल है पूरी तरह से, जैसे पंजाबी ढोल या मराठी ढोल या मतलब और जगह के जो ढोल है, मालवा में भी होते हैं ढोल, लेकिन ये सिर्फ 15 इंची 16 इंच के आसपास की ढोलक होती है। न वो पूरी तरह से बिल्कुल छोटे मुंह की ढोलक है, न वो बहुत बड़े मुंह का ढोल है। उसके बीच में जो होती थी ये ढोलक कहलाती थी, 15 इंच के आसपास की। और इस पे लगे ये पूरा का पूरा। तो जैसे ही 10 बजी ढोलक और सारंगी और वो टोड़ा के साथ में लगे परफॉर्मेंस का एक तरह से कहना चाहिए पूर्व रंग शुरू हो जाता था। पूर्व रंग में लोग आके बैठ जाते थे और बहुत तादाद में चारों तरफ मतलब के लोग होते थे, जमा होने लगते थे। लोग उस जमाने में कोई मतलब के घर से वहाँ पर आज जैसे दरियाँ बिछा देते हैं, कुर्सियाँ बिछा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। अपने घरों से ही अपने टाट लेके आना है या दरी लेके आना है, आपको बैठना है तो ये है कि लोग लेके आते थे दरिया। मैं खुद मतलब के बचपन में मुझे याद है कि घर से दरी और टाट लेके जाते थे, और मतलब के वहाँ पर हम अपने टाट और दरी बिछाते थे, और पूरी दूर दूर तक हजारों की तादाद में लोगों को बैठे हुए देखना बड़ा आनंद आता था। उनको सब कुछ कथाएं पता होती थी, उनको और तो बंदिशें पता होती थी। वो अगर एक्टर भूल गया तो उसको रोक के मतलब कहते थे नहीं ये वाली बंदिश तूने नहीं गाई, और वो फिर कहता था भैया माफ करना, वो कैरेक्टर से बाहर आके। या ब्रेक्टियन एलिनेशन की थ्योरी हमें बिल्कुल साफ साफ समझ में आती है। ब्रेक तो मतलब ने बोला भी है कि मैंने इंडियन थिएटर से एलिनेशन थ्योरी सीखी है। तो एलिनेशन का मतलब है कि वो एक वक्त में कैरेक्टर भी है, लेकिन वो कैरेक्टर बना हुआ एक आदमी भी है, और उसके भी अपने कुछ मतलब के वो है। अगर वो कोई भूल या गलती कर रहा है तो एक आदमी के तौर पर माफ़ी मांग लेता, लेकिन फिर वो राजा बन जाता है, और उसी तरह से उस परफॉर्मेंस को अंजाम देता है। तो सबसे पहले ढोल बजा और ये तमाम पूर्व रंग का क्रिया हुई। उसके बाद में एक आजकल तो लगे कुर्सी ला के रखते हैं, और गुरुजी अगर हैं तो गुरुजी उस कुर्सी पे आके बैठते हैं। उनको साफा बांधा जाता है ढोल के साथ में, ढोल उसके साथ में उनको साफा बांधा जाता है। गुरुजी का जैसी साफा बांधा, फिर उनको एक तलवार दी जाती है, और गुरुजी तलवार दे के मतलब ऐसे करके बैठते हैं। और फिर एक एक परफॉर्मर जो है वो बिल्कुल कॉमन ड्रेस में, सादी ड्रेस में, अभी कोई एक्टर बना नहीं है वो। अब जो अगर गंगाराम है तो गंगाराम, रामदास है तो रामदास, वो अपनी ड्रेस के अंदर चल मतलब कि पहन, वो जो रोजाना काम काज करता है उसी ड्रेस के अंदर आता है। और गुरुजी को वो ढोल बज रहा है, उसमें सब लोग पैर पढ़ते हैं, और पैर पढ़ने के बाद में फिर वहाँ पे स्टेज पे सब लोग पीछे खड़े हो जाते हैं, और पहले जयकारा होता है। तो उज्जैन में सब चीज़ की जब शुरुआत होती तो बोल महाकाल महाराज की जय,
बोल जो भी भैरवनाथ भगवान की जय, बोल शारदा माता की जय। उज्जैन में एक चिंतामन गणेश है, बोल चिंतामन गणेश महाराज की। उसी सब तरह की वो कोरस में होता था और उसके आखिर के अंदर ढोल भी बजाई जाती थी। उसके बाद में गुरु जी को सब प्रणाम करते थे, गुरु जी मतलब के आज्ञा देते थे। तो कौन कौन अब क्या क्या एक्ट करेगा उसको इंट्रोड्यूस किया जाता था, जिसे कास्टिंग कहते हैं ना, कास्टिंग अनाउंसमेंट किया जाता था कि जो आदमी समझ लीजिए दृष्टि भैया के मुजरे पे निगाह बनी रहे, मेहरबान सलामत, या राजा साहब जो बना हुआ है। और वो भिष्टी आता था, गुरु जी के पैर पड़ता था, हारमोनियम ढोलक वगैरह तमाम स्टेज के लोगों को नमस्कार करता था और फिर जाके अपनी जगह पे खड़ा हो जाता था। फिर ऐसे ही राजा साहब या रानी साहब, और खास रानी साहब के मुजरे पे निगाह बनी रहे, मेहरबान सलामत, धदा धदंग धदा धदंग ढोल पे बजता था। और वो आता था और फिर वही गुरु जी को प्रणाम करता है, हारमोनियम ढोलक को प्रणाम करता है, पब्लिक को प्रणाम करता है, अपनी जगह जाके खड़ा हो जाता है। और इस तरह से मतलब ये सब चीज़ें होती थी। परफॉर्मेंस के पहले एक्टर का इंट्रोडक्शन जब खत्म हुआ, इंट्रोडक्शन के बाद में वहीं पे खड़े होके प्रार्थनाएं गाई जाती थी। महाकाल की प्रार्थना होती थी, महाकाल तो भोले शंभू केवल खूब लगाए, ढोलक चाल पलट गई। और महाकाल तो भोले शंभू केवल खूब लगाए, आड़ा तिरछा खम्भ लगाए, गहरी पीपल छाए। और राम लक्ष्मण जिनने बड़े राम लक्ष्मण दोनों भैया जिनने जगत उठाया, और सीता को वनवास हुआ तो रावण चढ़ के आया, और हनुमान को खबर लगी तो ले सोटा धमकाया, और तेरी माँ का रावण मारूं क्यों मस्ती पे आया, ढोलक चाल पलट के। ये कोरस उठाता था, हा एक ही बार होता था। अब कुछ लोग 3-3 बार भी करने लगे, लेकिन हा का ताल के साथ में मिला हुआ है। एक ही बार में हा का मतलब पब्लिक के बीच में हा असर होता था, तो वो मतलब कि एक परंपरा का हिस्सा था। और इस तरह से फिर एक एक करके गणपति का होता था, और देवियों का होता था, फिर भैरव का भी होता था। तो भैरू मदद पना, भैरू मदद पर, अरे भैरवनाथ भगवान दौलतगंज में है अमर आस्थान। हाँ हाँ, मदछक भैरव नाथ रंगीला प्यारे, मदछक भैरव नाथ रंगीला प्यारे, खेलो खेल में आन मदद पर, भैरू मद, यहाँ से कोरस उठाता था, भैरू मदद पर, भैरू मदद पर, भैरव नाथ भगवान दौलतगंज में है अमर आस्थान। हाँ। तो इस तरह से भैरव वंदना और तमाम तरीके की वंदना होती थी। और लगभग 12 बजे का जब समय होता था, तब तक का समय होता था। जो एक्टर गए हैं वो ड्रेस पहन रहे हैं, अब राजा का कैरेक्टर जो कर रहा है वो राजा, लेकिन ये सब होता था भैरव जी के सामने। उस दिन सुबह, जिस दिन ये परफॉर्मेंस है उस दिन सुबह भैरव जी की पूजा होती थी। उनको सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता था, हमारे यहाँ पे उसको चोला चढ़ाना कहते हैं, और चांदी के बर्क लगाए जाते थे, और उनकी पूजा होती थी बाकायदा, मतलब के पूजा पाठ बिल्कुल एक भक्ति भाव से होती थी। और वहीं पे भगवान के सामने वो लोग अपना भेष धरते थे। तब वो ये मान रहे हैं कि अब भगवान की कृपा से जो जिम्मेदारी हमें हमारे गुरु ने दी है उसको हम बिल्कुल सही तरह से आनंद पूर्वक लोगों के साथ में बांटेंगे, शेयर करेंगे। और वो करते भी थे। वो उस परफॉर्मेंस को करते वक्त मतलब कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट आज भी है, बहुत सारे मतलब कि हमारे बाबू दादा जैसे लोग हैं, आज भी उनका जो इन्वॉल्वमेंट है अद्भुत है। या मतलब कि हमारे सुंदरलाल भैया हैं, उनका अद्भुत मतलब कि जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत अद्भुत होता है। या हमारे
नंदू भैया हैं वहाँ वाले मालीपुरे वाले, इतना शानदार उनका व्यक्तित्व है और इतना ठहरा हुआ मतलब कि वो चीज़ों को करते हैं। राजेंद्र अवस्थी जी हैं जो मतलब कि एक तरह से ट्रेंड रंगकर्मी है, लेकिन वो मार्च में काम करते हैं। बहुत अच्छा क्या गाते हैं और क्या मतलब कि एक्टिंग करते हैं, और आनंद आ जाता है। तो मेरे कहने मतलब भैरव जी के सामने तैयार हुए और तैयार होने के बाद में सब पैर छूते हैं, और फिर जिसका तो सबसे पहले बिस्सी आता है, क्योंकि किसी भी आमद के पहले हमारे यहाँ पे एक परंपरा है, पानी छीटा जाता है। तो वो जो भी है बिस्सी, वो मतलब कि बिस्सी आता है, बिस्सी भी गाना गाते हुए आता है। उज्जैन नगर का बिस्सी हूँ मैं, तर बतर कर सड़क दो सड़के ढोलक चाल पलट गई, और उस तरह से वो आके तरह तरह से एक्शन करता है, अपने बारे में बताता है, किस परंपरा से वो गुरु जी का नाम बताता है और तमाम चीज़ें होती है। फिर वो कहता है कि चलो अब राजा साहब की सवारी आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो फर्श बिछाने की जरूरत है। तो मैं फर्रासन बहन जी को बुलाता हूँ, तो फर्रासन भाई जी हो, और यहाँ ढोलक बजती है, धददंग 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 धददंग, और उधर से आवाज आए, हाँ भैया कौन है। अब ये वहीं बैठे हुए स्टेज पे एक्टर, लेकिन वो इतने ऐसा लगता था डिस्टेंस पे मतलब कहीं बात चल रही है, और फिर वो मतलब कि उनकी भी आमद होती है, उनको भी मतलब कि एक तरह से जब वो आते हैं तो बकायदा मतलब कि एक मटकी की स्टाइल या मतलब कि कैरवे की किसी स्टाइल के अंदर वो चल के आते हैं। फिर यहाँ पर उनको जो भेड़व है या शेर मारखा है, 30 मारखा है, उसके और उनके बीच में संवाद होते हैं, और वो कहता है कि राजा साहब आने वाले हैं, तू यहाँ पर जल्दी से जाजम बिछा के तैयार कर दे, और फिर मतलब कि राजा साहब की सवारी बस आने ही वाली है। वो जाजम बिछाती है, वो भी जाजम के बारे में जब बात करती है तो पूरी फिलॉसफी के बारे में बात करती है। वो कहती है कि मेरे 5 रंग की मेरी जाजम है जो पंच तत्व से बनी हुई है, और आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये तमाम रंगों के अंदर मतलब रंगी हुई है। और वो जाजम जो है वो मतलब भावों की जाजम है, जिसके ऊपर आज भावों का राजा, श्रृंगार रस का राजा प्रवेश करने वाला है। और फिर मतलब कि राजा की आमद होती थी, तो राजा की भी आने की आमद एक उसका भी एक तरीका था, वो आमद होती थी। फिर राजा के साथ में बेढब की बातचीत होती थी, या वो शेर मारखा 30 मारखा बना हुआ आदमी आगे सवाल जवाब करते थे, फिर वो जवाब देते थे, गाना गा गा के जवाब देते हैं कि मैं इस शहर का हूँ, मेरा खानदान ऐसा है, मैं ऐसी परंपरा से हूँ, और मैं अपने गुरु के कहने पे यहाँ पर आया हूँ। और इस तरीके की से कथा चलती थी। फिर यहाँ से मेन कथा शुरू होती थी। तो रात को 12 साढ़े 12 बजे के अंदर एक मेन कथा शुरू हुई, जो सुबह 6 बजे सूर्योदय या कभी कभी उससे भी आगे तक भी जाती थी। और ये हर एक तरह से मतलब के एक विलक्षण अनुभव होता था। ऑडियंस रात रात भर वहीं की वहीं बैठी रहती थी, हिलता नहीं था। अभी से मैं 30 साल पहले 40 साल पहले का मेरा तजुर्बा है। मैंने सैकड़ों की तादाद में माच देखे और कुछ माच किए भी। मैंने देखा लोग जैसे के तैसे बैठे रहते थे, हिलते नहीं थे। लोग सुबह तक मतलब कि अपने घरों के बारे में नहीं सोचते थे, या कोई और फिक्र नहीं होती थी, किसी का मोबाइल नहीं आ जाता था। जैसे कि आज मतलब कि हमारे ऑडिटोरियम की हालत हमने कर दी है ना, कि ऑडिटोरियम में मोबाइल भी बजने लगते हैं, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं होता था। पिन ड्रॉप साइलेंस, और इंजॉय करते थे, और इंजॉयमेंट दोनों तरफ से था। वो भी जो परफॉर्मर है वो भी, और साथ में दर्शक भी। इनके बीच का जो संवाद है वो मतलब कि बरोबर बना रहता था। बीच बीच में कमेंट्स भी करते थे, वाह भैया एक बार और, तो फिर से मतलब कि दोहराया जाता था वही गाना। अगर मतलब कि राजा साहब ने कोई बढ़िया गाना गाया है, या रानी जी ने गाया है, या उनके सबऑर्डिनेट ने गाया है, तो वो मतलब कि आप इस तरह की चीज़ों को करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था। इस परंपरा की और भी बहुत सारी गूढ़ विशेषताएं हैं। उन गूढ़ विशेषताओं में ये सब हो गया, ये सब बजते थे, ये भी हो गया। रात भर चलता है, ये भी हो गया। इसको इस परंपरा के अंदर पहले पहले कुछ अखाड़ों में स्त्रियां नहीं होती थी, वो स्त्रियां भी होने लगी। इसके जो टेक्स्ट हैं बहुत टिपिकल किस्म के टेक्स्ट अभी भी परफॉर्म किए जाते हैं। लगभग सारे अखाड़े में गोपीचंद भर्तरी, हर अखाड़ा अपने अपने तरह से लिखा हुआ है। ये नाटक लगभग बहुत कम लोगों ने
छपे हुए रूप में देखे हैं। सिर्फ बाल मुकुंद गुरु जी के जो मतलब कि अखाड़ा जयसिंहपुरे का था, उनके कुछ माच छपे थे। मगर मुहा गोपाल मंदिर से आगे भूल भैरव की गली है, और वहाँ से पहली गली जो है बाएं तरफ मुड़ती है, उसका नाम था खिरनी गली। वहाँ एक पंडित जी व्यास जी रहते थे, जिन्होंने वो सारी की सारी स्क्रिप्टों को छापा था, और वो सड़क पे बैठ एक दुकान लगाते थे, उस पर बेचते थे। वो मैंने अपने बचपन में देखा। उनमें से शायद एक आध दो माच मेरे पास में अभी भी शायद कहीं सुरक्षित होंगे, लेकिन ज़्यादातर ये स्क्रिप्टें लिखी तो गई है लेकिन छपी नहीं है। और दुर्भाग्य है कि अगर ये छपेगी तो और भी ज़्यादा देर तक इस्तेमाल की जाएगी। इसकी जो रागदारी है, इसमें बहुत सारी धुनें हैं, असंख्य धुनें हैं। इसके अंदर अभी मध्य प्रदेश सरकार ने इसके धुनों को इकट्ठा किया है। 150 धुन ओम प्रकाश जी, पंडित ओम प्रकाश जी जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने 150 धुन के आसपास रिकॉर्ड की है पूरे मंडली के साथ में। और दादा के साथ में मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। दादा से मैंने बहुत सीखा। जो कुछ भी आज बोल रहा हूँ, दादा का उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है। दादा से बड़ा योगदान शायद मतलब कि मेरे जीवन में उसके अलावा अगर किसी का है तो मतलब कि वो शायद गुरुओं में तो वही हैं, और या फिर पिता होते हैं जैसे कि अपने जीवन के अंदर। तो दादा और इस तरीके के दादा ने मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को बताया। इसके अंदर बहुत सारे रागों का इस्तेमाल किया जाता है। राग रागनी है, जिसमें भैरवी सुबह के वक्त में होता है, भैरव सुबह के वक्त में होता है, झिंझोटी है, आसावरी है, और इस तरह से रागों का एक तरह से विस्तृत सिलसिला है। ये रागदारी पे आधारित है। हो सकता है अपभ्रंश हो गए हैं कुछ, मतलब लोग धुनें भूल गए हो। 25-30 धुनें तो आज भी मतलब हर दल गाता है, लेकिन इसके बारे में दादा कह रहे थे कि 250 के आसपास माच की धुनें हैं, जिसमें सिंधु, छोटा सिंधु, गजल, लावणी और इस तरह के मतलब कि बहुत सारी परंपरा है उसके अंदर, जो अलग अलग छंदों की वजह से अपने विशेषता के साथ में पहचानी जानी जाती है वहाँ पर। तो इसके अंदर जो ताल भी बजती है वो भी मतलब कि बहुत निश्चित है, और इसके ताल हर कोई नहीं बजा सकता। कहरवा वही है जो मतलब आप सुनते हैं, लेकिन कहरवे के अंदर बंदिश कहाँ से चल रही है और किस तरह से वो खुलेगी और कहाँ से उसमें चक्करदार तिहाई लगाते हुए वापस बंद करेंगे, वो बहुत बिरले कुछ लोग रह गए हैं। और कुछ लोगों को, जैसे मैंने एक सदु भैया थे जो हमारे पान बिहार से आते थे, वो कमाल ढोलक बजाते थे, तो मैं उनको आज नमन करता हूँ, वो दुनिया में नहीं रहे। एक और अंबालाल जी थे हमारे, अंबालाल जी को भी मैं नमन करता हूँ। बहुत बढ़िया सुंदर ढोलक का वो जो होता है ना, माच की ढोलक को बजाना बहुत ही टिपिकल काम है, वो हर कोई नहीं बजा सकता। वो जो सीखा हुआ है, वो माच में रमा हुआ है, रचा बसा है, वही मतलब उस तरीके के तालों को बजा सकता है। और अभी हाल वर्तमान में बहुत अच्छे लोग बजा रहे हैं, लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि गगन सिंह बेस एक हमारे साथी हैं जो बहुत अच्छा माच के अंदर अब बजा रहे हैं। और भी मतलब के लोग होंगे जिनका मैं शायद मतलब कि, क्योंकि बहुत सालों से मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा बहुत साबका नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी माच का कभी भी कहीं भी कोई मतलब के प्रसंग हो तो मैं वहाँ पहुँचने में जरा सी भी देरी नहीं करता हूँ। और जैसे अभी हाल ही सुधीर साकला जी और बाबू दादा और ये लोग आए थे, तो मैं बकायदा मतलब उनके साथ साथ मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। जब तक मैं वहाँ रहता हूँ तो मेरे को लगता है मेरे अपने सगे के बीच में हूँ, जैसे ही वहाँ से निकलता हूँ फिर मुझे लगता है मैं अब शहरी हो गया हूँ, क्योंकि वहाँ जो आनंद मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि माच एक ऐसी दिव्य आर्ट है जो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है, जो लेकिन नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य से यूनेस्को ने जो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम चलाया, हमारी सरकारें तो बहुत उपेक्षित की ही है हमारी सारी लोक कलाओं को मतलब कि कुछ प्रोजेक्ट दे के मतलब के काम से निपटा देते हैं। उनका जो अंकन होना चाहिए, उनका जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कुछ संगीत नाटक एकेडमी ने जरूर किया है। लेकिन जब मैं लंदन गया था 1982 में, तो वहाँ गिल्ड हॉल एक स्कूल था जहाँ पर मैं विजिट के लिए गया था, तो उनकी लाइब्रेरी भी देखने गया था। वहाँ हम जितनी लोक कला हमारे भारतीय हैं
उन सब का एक एशियन थिएटर वाला तब इस कैसेट आते थे, जो मतलब के बड़े बड़े कैसेट चलते थे, वो कैसेट मतलब के वहाँ रखे हुए थे और उसमें अलग अलग था नौटंकी। तो नौटंकी में मतलब कि 10-12 तरीके की नौटंकी थी, माश थे, उसके अंदर हमारे छाऊ की परंपराओं के बारे में था, उसके अंदर और रामायण की परंपराओं के बारे में था। वो इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, वीडियो लाइब्रेरी जिसको वो कहते थे। आज तो ये सब चीज़ें है ही नहीं। आज इसको मतलब कि हमारे यहाँ पे मतलब सिखाने वाले गुरु धीरे धीरे करके दुनिया से जा रहे हैं, जो मतलब कि इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको भी यार कोई डॉक्यूमेंट कर ले या उनको कोई मतलब कहीं सिखाए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने 2 बार जरूर ओम प्रकाश शर्मा जी, जो बहुत अच्छे टीचर हैं, जिन्होंने भारत भवन के अंदर भी मतलब कि बहुत सारे नए माच लिखे, नए उन्होंने प्रयोग भूमि पे काम किया, नए नए पुरानी जो ट्रेडिशन थी उसकी कहानियों की जगह नई कहानियाँ चुनी, नई कहानियों से नए माच लिखे उन्होंने खुद और उनको प्रेजेंट किए। तो ये जो इस तरीके की चीज़ें की वो ओम प्रकाश जी ने की, हमारे हफीज़ भाई हैं उन्होंने की, और इस तरह से मतलब कि और भी कुछ लोग हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जिसने नए माचों को अपने तरफ से लिखा है और उसको प्रदर्शन किया है। मेरा गुणवंती एक नाटक है जिसके मैं 25 एक शो कर चुका, उसको 40 गाने हैं और उसमें करीब 30-35 लोग काम करते हैं, इसलिए उसको कोई नहीं बुलाता। फिर भी घिसटते और अगर कोई पैसे देता है, समझ लो 20-25 हज़ार रुपये किसी ने दे दिए, तो हमारे 30 एक्टरों तक पहुँचते 200-500 रुपये ही पहुँच पाते हैं, उससे ज़्यादा मतलब हम दे भी नहीं पाते। लेकिन हाँ, फिर भी अपनी परंपराओं को जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हम भी उन को, जब तक हमारी याददाश्त में है चीज़ें, हम करेंगे, बार बार दोहराएंगे और उसको ज़िंदा रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं अब यूनेस्को की लिस्ट पढ़ रहा था, उसमें यूनेस्को लिस्ट के अंदर आप देखिए जो हैं, वैदिक चांटिंग है, रामलीला है, कुडियाट्टम है, रामायट्टम है, मूडियट्टम है, कालबेलिया नृत्य है, छाऊ है, बौद्ध चांटिंग है, संकीर्तन है जो मतलब मणिपुरी है, और ब्रास वर्क के पंजाब का, योग है, अभी हाल ही मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको किया है। हमारे यहाँ पे नवरोज़ की जो परंपरा है पारसी कम्युनिटी में वो है, और कुंभ मेला, बस। इसके बाद में हमारी कलाओं के बारे में, लोक परंपराओं के बारे में कोई जानकारी उनको, सिर्फ छोटे छोटे से नोट्स हैं, भांड पाठेर पे, स्वांग पे, नौटंकी पे, रासलीला पे, माच, इस तरह से मतलब कि कुछ चीज़ों के ऊपर छोटे छोटे नोट्स हैं। यूनेस्को तक मतलब कि मैंने खुद नौटंकी पर एक बड़ा सा डोजियर लिखा था 250 पेज का। नौटंकी के इलाके में जाके मैंने बहुत सेमिनार की, सारी नौटंकी के जो उपलब्ध कलाकार थे उनके साथ में बैठ के हमने 3 दिन का एक सेमिनार भी किया। लेकिन उसमें पहले दिन तो लड़ाई झगड़े में ही चले गया कि तुम्हारे यहाँ ये होता है, मेरे यहाँ पे ये होता है। लेकिन धीरे धीरे आए कि नौटंकी को, मैंने कहा भाई नौटंकी को बचाना है या लड़ना है, तो धीरे धीरे मतलब कि उस पर बात पे सहमत हुए। उसका मैंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, कल्चरल डिपार्टमेंट के लिए वो डोजियर बना के दिया था, लेकिन वहाँ वो ठीक से प्रेजेंट नहीं हो पाया। 6 करोड़ लोगों के बीच अब से 50 साल पहले मनोरंजन का एकमात्र माध्यम था नौटंकी कला, जो 6, 7, 8 राज्यों के अंदर फैला हुआ था दूर दूर तक। उसमें यूपी तो था ही, बिहार था, उसमें राजस्थान था, उसमें मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के इलाके थे, उसमें हरियाणा था, उसमें पंजाब के कुछ हिस्से थे, उसमें उत्तरांचल के कुछ हिस्से थे, और ऐसे बड़े से इलाके के अंदर उसको 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों के मनोरंजन का एकमात्र साधन था, जिसके कलाकारों को आज हम देखते हैं तो उनकी इतनी बुरी हालत है कि जिसका जवाब नहीं। तो ये कुल मिला के कहने का मतलब है कि कलाओं को हमें संवर्धन की तरफ ले जाना है, उनको सही तरह से उसको आकार देना है। कलाएं या एक तरह का शिल्प जो है, प्रस्तुतिकरण का शिल्प जो है, जब अब हम माच को पहले करते थे या जैसे होता था, उसमें हमें मालूम है कि अब इस वक्त में समय के हिसाब से हमें क्या क्या चीज़ों को थोड़ा बहुत बदलना है। उसके म्यूज़िक के स्ट्रक्चर को नहीं हमें बदलना है, वो है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके करने के तरीके को, कैरेक्टर के आने जाने के तरीके को, उसको हमें नहीं बदलना है।
उसके मंच को थोड़ा लंबा चौड़ा कर देना, क्योंकि तब मंच छोटे होते थे क्योंकि खड़े होके गाते थे, क्योंकि ज़्यादा दूर दूर घूमेंगे तो यह है कि वो आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। माइक आ गए तो बीच में माइक लटका देते थे, माइक ने और उनकी जो मूवमेंट थी रिस्ट्रिक्ट कर दी, या मतलब कभी स्टैंड पे खड़े कर दिए जाते थे, जहाँ जैसा भी कुछ अवेलेबल हुआ वैसे होता था। तो ये होता था कि वो रिस्ट्रिक्टेड हो गए। लेकिन अब जो मतलब कि हमारे जो माध्यम आए नए साउंड वगैरह के, वो प्लेट माइक लग जाते हैं तो दूर दूर तक मतलब कि चीज़ें बगैर किसी माइक के लेपल आ गए हैं, उससे मतलब कि चीज़ें पहुंच जाती है। तो हमने इस तरीके के प्रयोगों को भी मतलब कि अपना हिस्सा बनाने की कोशिश की, जिससे बात हमारी दूर तक पहुँचे। और ये अगर पहुंच पा रही है या कर पा रहे हैं, तो ये है कि मेरे बहुत सारे साथियों का इसमें बड़ा योगदान है, और इस वजह से हम इसको अंदाज में पेश कर पाए, जिसके 25 शो भी हम कर दिए। या मैंने उसके पहले हमारे पंच परमेश्वर जो है उसको माच स्टाइल के अंदर किया। तो ये है कुल मिला के एक तरह से माच, और माच के साथ में मेरा रिश्ता। बकरी नाटक, हाँ बकरी अपन ने नौटंकी स्टाइल में किया था भाई, बहुत बढ़िया आपने याद दिलाया। नौटंकी, चूँकि मैंने नौटंकी भी गुलाब भाई की कंपनी के लिए भी एक प्ले किया था, और मैंने नौटंकी भी अंदर गाँव देहातों में जा जा के देखी, सुनी और समझी। पंडित रामदयाल जी शर्मा से को देखा, फिर और मतलब के तमाम एक गिरिराज गुरु थे उनको देखा, और उस तरह के नौटंकी के बहुत सारी कलाओं के साथ में मतलब कलाकारों के साथ में अभी है हमारे प्रेमी जी हैं, और तमाम और लोग हैं जिनके साथ में बहुत सारे हमारी वाबस्तगी रही है, और मैंने सीखने की हर जगह कोशिश की है। हाँ लोग भाई, मतलब कि लाडली मैना जो था वो, मैं एक ऐसा मतलब कि पागल टाइप निर्देशक हूँ जिसने पूरे उत्तर भारत की भवाई तमाशा, तो ये जो मैं लाडली मैना तेरी थी वो तमाशा स्टाइल में किया था। और उसकी धुनें मैंने सीखी थी हमारी सीनियर थी प्रोफेसर उषा बनर्जी से। वो मतलब कि मैं कभी नहीं भूलता, वो नाम भी उन्हीं का था। सिर्फ उस काम को करते वक्त मैंने उनकी जो यादें थी उनको दोहराया था, और मुझे बहुत आनंद आया था। लाडली मैना के हमने बहुत शो किए थे यूनिवर्सिटी में, इंदौर अहिल्या बाई यूनिवर्सिटी के अंदर। सुबह शाम दोपहर एक दिन में 3-3 शो करते थे, डबल कास्ट सी जी। प्रजा इतिहास रस्सी है वाला प्ले आपका किया था, वो मैंने एक बार सतोल हिमाचल सोच संस्थान में किया, और दूसरी बार उसके पहले किया था बघेल खंड में, क्योंकि वो बघेली खंड की कथा है, क्रांतिकारी 1857 की कथा आपने लिखी है, बहुत शानदार है, और उसका हमने कई सारे शो किए। फिर बाद में हम ज़्यादातर हमारे जो परफॉर्मेंस होते हैं वो सब लाइव होते हैं, इसमें सीधे इंटरेक्शन है। अभी मैंने इस तरीके का एक प्रयोग किया था, क्योंकि कई बार म्यूजिशियन अवेलेबल नहीं है, कभी किसी की कोई प्रॉब्लम है, कभी किसी की कुछ प्रॉब्लम है, तो शो नहीं हो पाते, तो मैंने उसका एक रिकॉर्डेड वर्जन भी तैयार किया हुआ है। लेकिन ज़्यादातर मेरा प्रेफरेंस जो होता है वो लाइव म्यूज़िक के अंदर ही होता है, और लाइव म्यूज़िक के लिए जो इसके बजाने वाले हैं वो टिपिकल मिलते कम है, इसलिए मुझे कभी कभी रिकॉर्डेड मीडियम के अंदर भी जाना पड़ता है, लेकिन वो बहुत कम। टेल अबाउट द डिफरेंट इंडियन फोक फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म हैं भाई मेरे भाई प्रशांत बारोट जी, बहुत सारे फॉर्म हैं इस वक्त में। इसी से मिलते जुलते जो है ख्याल है, इसी से मिलते जुलते जो फॉर्म है नाचा है, इसी से मिलते अलग अलग, क्योंकि थोड़ी सी इस जगह बदल गई है तो भाषा बदल गई है, तो कुछ धुनें बदल गई है। तो अगर आप देखेंगे तो नौटंकी के अंदर भी भरतरी है, हरिश्चंद्र है, माच के अंदर भी है। हम यही चीज़ मतलब के ख्याल में भी देखते हैं, कुचामणि ख्याल और तमाम मतलब के उसके अंदर वहाँ भी देखते हैं। तो फ़र्क यही हुआ है कि यहाँ भी है, और वो परंपरा कहीं न कहीं कथा और एक तरह से उसके क्राफ्ट के रूप में वहाँ भी है। लेकिन ये सब जो भी पूरी हमारी इंडियन आर्ट है जो उत्तर भारत में की जाती है, या मतलब कि लगभग पूरे देश में ही की जाती है, वो सब इंडियन ओपेरा है। ओपेरा मतलब कि बहुत डिफ़िकल्ट फॉर्म है,
यहाँ पे ट्रेंड एक्टर जब गाता है और गा गा के नाचता है, एक्टिंग करता है और अपनी बात को कम्युनिकेट करता है, ये बहुत बड़ी बात है। नाच करने में इंस्पायर क्या किया, मैं जिस जगह रहता हूँ वो गली है, उसका नाम है मगर मुहा गली, और वहाँ फूल भैरव करके एक भैरव नाथ का स्थान है, और वहाँ सामने पहले फूल की बहुत बड़ी मंडी लगती थी, और जो सब जयसिंहपुरे वाले मतलब के माली समाज के लोग थे वो लोग करते थे। तो वो उस फूल भैरव पे अंदर इधर भी चौड़ा चौड़ा मतलब कि जगह थी, इधर भी बहुत लंबा सा सड़क थी जिसपे लगे परफॉर्मेंस होते थे। तो वहाँ जब परफॉर्मेंस होते थे तो सबसे पहले बचपन में हमने उन परफॉर्मेंस को वहीं देखा, सुना और आत्मसात किया और सीखा भी वहीं पे बैठे बैठे, देखे देखे। कभी कभी कोर्स में हम भी मतलब के पीछे जा के मतलब दोहराने की कोशिश करते, कभी कभी कुछ रोल मिल गए तो खड़े हो गए। तो मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा तो कुछ मतलब कि वहाँ पे हमें आगे आने का मौका नहीं मिला, क्योंकि रात भर तक गाने के लिए बहुत तैयारी चाहिए थी, हम बच्चे ही थे, कुछ बहुत ज़्यादा समझते नहीं थे। लेकिन हाँ, वो मेरा इंस्पिरेशन पॉइंट था जहाँ एक जगह ये फूल भैरव का स्थान है, पटनी बाजार, सोना चांदी मार्केट है, उसके अंदर सुबह के वक्त में बहुत बड़ा फूलों की मंडी लगती थी। जो महाकालेश्वर की तरफ वो जो इधर रास्ता जा रहा है, तो महाकाल के लिए फूल या कोई भी मंदिरों के लिए फूल वहीं से खरीदे जाते थे। वो सबसे बड़ी मंडी होती थी। अब तो मालीपुरा भी एक मंडी और है बड़ी, लेकिन तब वो बहुत बड़ी मंडी होती थी। तो मेरे को वहाँ से इंस्पिरेशन मिला और वहीं से मतलब धीरे धीरे मार्च के अंदर इन्वॉल्वमेंट भी हुआ और बहुत ही बढ़िया मुझे आनंद आया यहाँ के। मैं एक बार की पूरी टीम का आभारी हूँ जब मुझे अपनी बात कहने का एक मौका आप लोगों के बीच में दिया। बहुत धन्यवाद और महाकाल महाराज की जय। आखिर में हमारे यहाँ पे इसी जयकारे से बात को ख़त्म करते हैं। तो जय महाकाल।